आज हमारे पास कुछ बहुत ही व्यक्तिगत और चौंकाने वाले अनुभव हैं। हाँ। ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर के दौरान हुए हैं। और ये ऐसी कहानियां हैं जो बताती हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी में घर से कॉलेज या काम जाते हुए लोग कैसी कैसी अजीब और असुरक्षित सिचुएशंस का सामना करते हैं। बिल्कुल। और इन किस्सों को सिर्फ घटनाओं की तरह देखना मुझे लगता है अधूरा होगा। आज हम इन अनुभवों के पीछे की जो साइकोलॉजी है उसको समझने की कोशिश करेंगे। मतलब एक इंसान ऐसी स्थिति में क्या सोचता है, सही बात है, उसका दिमाग कैसे काम करता है, और सबसे जरूरी इन अनुभवों से सीखकर लोग अपनी सुरक्षा के लिए कैसे कैसे तरीके ईजाद कर लेते हैं। ये एक तरह से सर्वाइवल की एक यात्रा है। चलिए तो फिर इस यात्रा को शुरू से देखते हैं। पहला अनुभव मेट्रो का है। और ये वाकई में बहुत परेशान करने वाला है। बहुत ज्यादा। सोर्स में बताया गया है कि एक लड़की अपनी दोस्त के साथ एग्जाम देकर लौट रही थी। दोनों काफी थकी हुई थीं और अपनी ही बातों में लगी थी। तभी उनकी नजर सामने खड़े एक अधेड़ उम्र के आदमी पर पड़ती है। और जो वो देखती हैं वो इतना अजीब है कि एक पल के लिए उनका दिमाग उसे मानने से ही इनकार कर देता है। हाँ। वो नोटिस करती हैं कि उस आदमी को इरेक्शन हो रहा है जो उसकी पैंट के ऊपर से साफ दिखाई दे रहा था। हाँ, और उनकी पहली प्रतिक्रिया जो सोर्स में लिखी है वो कमाल की है। वो सोचती हैं शायद ये मेरा वहम है, या फिर क्या पता इनका साइज ही बड़ा हो। मतलब दिमाग खुद को ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा है कि जो दिख रहा है वो सच नहीं है। पर ऐसा क्यों होता है? ये एक बहुत ही आम साइकोलॉजिकल रिएक्शन है। इसको नॉर्मल सी बायस कहते हैं। नॉर्मल सी बायस मतलब हमारा दिमाग ना जब भी कोई शॉकिंग या खतरनाक सिचुएशन देखता है तो सबसे पहले एक नॉर्मल वजह ढूंढने की कोशिश करता है। अच्छा। क्योंकि ये मानना दिमाग के लिए बहुत आसान है कि शायद मुझसे कोई गलती हो रही है, बजाय इसके कि मैं अभी एक खतरनाक इंसान के सामने हूं। ये एक तरह का दिमागी शॉर्टकट है, बिल्कुल, जो हमें पैनिक होने से बचाने के लिए बना है। पर ऐसी स्थितियों में ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि ये आपका रिएक्शन टाइम खा जाता है। एग्जैक्टली। और यही हुआ। वो कुछ सेकंड इसी कश्मकश में रहीं, लेकिन जब उन्होंने दोबारा कंफर्म करने के लिए देखा तो उनका शक यकीन में बदल गया। और बात यही खत्म नहीं हुई, जो इसे और भी डरावना बनाती है। हाँ? जब उन्होंने ऊपर उस आदमी के चेहरे की तरफ देखा तो वो लगातार उन्हीं को घूर रहा था। ओहो। अब ये साफ हो गया कि ये कोई अनजाने में हुई शारीरिक हरकत नहीं थी, ये जानबूझकर किया जा रहा था। ये एक तरह का साइकोलॉजिकल हमला है। हाँ, जिसमें बिना छुए भी आपको असहज और असुरक्षित महसूस कराया जाता है। वो अपनी ताकत का, अपनी बेशर्मी का प्रदर्शन कर रहा था। सोर्स में एक और बहुत दिलचस्प बात का जिक्र है जो समाज की सोच को दिखाता है। लड़की हंसी तो फंसी। हाँ, ये तो है। वो कहती है कि अगर उस घबराहट में या सदमे में उनके चेहरे पर कोई अजीब सा एक्सप्रेशन आ जाता या वो हंस देती तो लोग उसका क्या मतलब निकालते। सही बात है। वो तो सदमे में थी, एकदम सुन पड़ गई थी। और यहीं पर वो क्लास से उलझन सामने आती है। उस आदमी ने उन्हें छुआ नहीं था। नहीं। अगर वो चिल्लाती तो क्या होता? क्या कोई उनकी बात पर यकीन करता? शायद नहीं। भीड़ शायद यही कहती, उसने तुम्हें हाथ तो नहीं लगाया ना, तो फिर इतना हंगामा क्यों। बिल्कुल। ये नो टच नो क्राइम वाली सोच पीड़ित को और भी अकेला कर देती है। हाँ। उसे लगता है कि उसकी परेशानी असली नहीं है, या उसे शिकायत करने का हक नहीं है। मतलब एक तो आप पर हमला हो रहा है और दूसरा आपको ये भी सोचना पड़ रहा है कि लोग आपकी मदद करेंगे या आप पर ही सवाल उठाएंगे। इसी सब सोचने में वो मौका ही निकल गया। ये वाकई एक बहुत लाचार महसूस कराने वाली स्थिति है। हाँ, और ये हमें फाइट, फ्लाइट या फ्रीज वाली प्रतिक्रिया की याद दिलाता। लड़ना या भागना तो हम सब जानते हैं, लेकिन फ्रीज मतलब सुन्न पड़ जाना। हाँ, वो भी एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। जब दिमाग को समझ नहीं आता कि क्या करें तो वो कुछ देर के लिए एकदम जम जाता है। और मेट्रो वाली घटना इस फ्रीज रिस्पॉन्स का एक सटीक उदाहरण है। बिल्कुल। मेट्रो वाली घटना में जो सुन हो जाने वाली प्रतिक्रिया थी वो तो समझ आती है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। सोच में कुछ ऐसे अनुभव भी हैं जहां प्रतिक्रिया बिल्कुल अलग थी, ज्यादा आक्रामक थी। चलिए ई रिक्शा वाले किस्से पर आते हैं। हाँ, ये दिखाता है कि हालात बदलने पर प्रतिक्रिया कैसे बदल जाती है। पहला किस्सा एक शराबी आदमी का है। वो सामने बैठा लगातार घूर रहा था और जैसे रिक्शा में हल्का सा झटका लगा वो जानबूझकर उनकी गोद में गिर गया। हाँ, और ये बहुत ही आम बहाना है अनचाहे ढंग से छूने का। बिल्कुल। लेकिन इस बार वो फ्रीज नहीं हुई। सोर्स के मुताबिक उन्होंने 1 सेकंड भी नहीं लगाया। अच्छा। उसे तुरंत धक्का मारकर पीछे किया और उसे घूर कर देखा। वो कहती भी हैं कि लड़कियां इतनी स्मार्ट होती हैं कि वो समझ जाती हैं कि कौन सच में गलती से गिरा है और कौन जानबूझकर कर रहा है। यहाँ उनकी प्रतिक्रिया में एक बड़ा बदलाव दिखता है। उन्होंने तुरंत एक्शन लिया। और सोर्स में एक बहुत जरूरी बात कही गई है
कि ऐसी हरकतों पर जब तुरंत सजा मिलती है, मतलब तुरंत विरोध होता है। हाँ, तो वो आदमी शायद आगे किसी और के साथ ऐसा करने से हिचकिचाएगा। आपका एक छोटा सा एक्शन किसी और को भविष्य में बचा सकता है। ये एक तरह की सामाजिक जिम्मेदारी भी है। बिल्कुल। पर ई रिक्शा का एक और अनुभव है जो शायद सबसे बड़ा सबक था। अच्छा। ये उनके कॉलेज के पहले साल की बात है। एक आदमी उनके बगल में बैठता है, उनकी जांघ पर हाथ रखता है और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती या चिल्ला पाती, वो रिक्शा से उतरकर भीड़ में गायब हो जाता है। ओहो। और वो बस देखती रह गईं, हक्की बक्की। हाँ। इस घटना ने उन्हें वो सिखाया जो शायद 100 लेक्चर नहीं सिखा सकते। हाँ, वो साफ कहती हैं कि इस घटना ने उन्हें सिखाया कि एक्शन लेने में 1-2 सेकंड की भी देरी नहीं करनी चाहिए। सही बात है। क्योंकि अपराधी इसी 1-2 सेकंड के फायदे की तलाश में रहता है। उसे पता है कि जब तक आप शौक से बाहर आएंगे वो भाग चुका होगा। और यहीं से उनकी सोच में एक और विकास होता है। कैसे? मेट्रो में वो फ्रीज हो गईं। पहले ई रिक्शा केस में उन्होंने फाइट किया, यानी विरोध किया। और अब इस दूसरे ई रिक्शा केस के बाद वो एक स्ट्रैटेजिस्ट यानी रणनीतिकार बन गईं। वो समझ गईं कि सिर्फ प्रतिक्रिया करना काफी नहीं है, आपके पास एक प्लान होना चाहिए। और उनका प्लान क्या था? ये आज के दौर के हिसाब से बहुत स्मार्ट है। बताइए। उन्होंने तय किया कि अगर आइंदा ऐसा कुछ हुआ तो सबसे पहले वो उस इंसान की तस्वीर खींच लेंगे। अरे वाह। चिल्लाने या लड़ने से भी पहले फोन निकालकर एक फोटो। यह एक शानदार रणनीति है, क्योंकि जो अपराधी भाग जाने के भरोसे होते हैं उनके लिए सबसे बड़ा डर सबूत होता है। सही। अगर आपके पास उनकी तस्वीर है तो पुलिस के लिए उन्हें ढूंढना आसान हो जाता है, आपकी शिकायत में वजन आ जाता है। ये दिखाता है कि कैसे बुरे अनुभव हमें भविष्य के लिए ज्यादा तैयार और स्मार्ट बना देते हैं। वो अब सिर्फ रिएक्ट नहीं कर रही थी, वो प्रोएक्टिव हो रही थी। तो हमने देखा कि कैसे अनुभव एक इंसान को बदल रहे हैं। पहले सदमा, फिर गुस्सा और विरोध, और फिर एक सोची समझी रणनीति। हाँ। लेकिन अब जो किस्सा है वो इन सबसे बिल्कुल अलग है। हाँ। ये ना तो सहम जाने का है, ना ही लड़ने का। ये दिमाग के बेहतरीन इस्तेमाल का है। हाँ, ये कहानी व्यक्तिगत सुरक्षा की समझ को एक नए लेवल पर ले जाती है। ये दिखाती है कि कभी-कभी सबसे अच्छा बचाव दिमाग की हाजिर जवाबी होती है। हुआ ये कि वो एक अंडरपास से गुजर रही थी जहां बहुत ज्यादा भीड़ थी, इतनी कि हिलना भी मुश्किल था। अच्छा। उन्हें महसूस हुआ कि लोग उन्हें कोनों में धकेलने की कोशिश कर रहे हैं और स्थिति बिगड़ सकती है। वो अकेली थीं और उन्हें डर लग रहा था। ऐसी भीड़ में इंसान बहुत लाचार महसूस करता है। आपके पास भागने की जगह नहीं होती और आपकी आवाज भी शायद किसी तक न पहुंचे। हाँ, ये बहुत खतरनाक स्थिति होती है। तभी उनकी नजर एक लंबे लड़के पर पड़ी। सोर्स में उसकी बड़ी अच्छी डिटेल दी गई है। उसने एक कूल सी टी-शर्ट और पैंट पहनी थी, और उसकी कदकाठी और हाव भाव से उन्हें लगा कि ये डिसेंट है। हाँ, मतलब सही लड़का है। यहाँ जो हुआ वो मनोविज्ञान के लिहाज से बहुत दिलचस्प है। उन्होंने 1 सेकंड में बिना किसी जानकारी के सिर्फ अपनी गट फीलिंग के आधार पर एक थ्रेट असेसमेंट किया। हाँ। उन्होंने पूरी भीड़ को एक खतरे के तौर पर देखा और उस भीड़ में से एक अनजान व्यक्ति को सुरक्षित मान लिया। ये हमारा दिमाग सर्वाइवल मोड में बहुत तेजी से करता है। और उन्होंने जो किया वो कमाल था। क्या किया? वो चुपचाप उस लड़के के बिल्कुल साथ साथ चलने लगी, इतनी करीब कि दूसरों को लगे कि ये दोनों साथ हैं। अच्छा। उन्होंने उस लड़के की मौजूदगी को अपनी ढाल बना लिया। ये तो एक तरह से बिना बताए किसी को अपना बॉडीगार्ड बना लेने जैसा था। बिल्कुल। और सबसे अनोखी बात यह है कि सोर्स में वो कहते हैं कि उन्होंने उस लड़के का चेहरा तक नहीं देखा था। क्या बात है। उनका फैसला पूरी तरह से उसके पहनावे और उसकी वाइब्स पर आधारित था। ये दिखाता है कि मुश्किल समय में हम कितने छोटे छोटे संकेतों पर भरोसा करके बड़े बड़े फैसले लेते हैं। सोचिए, उस लड़के को तो शायद पता भी नहीं चला होगा कि वो किसी का अनऑफिशियल बॉडीगार्ड बन गया था। हाँ, वो कहते हैं कि वो लड़का भी शायद थोड़ा हैरान हुआ होगा कि ये लड़की इतना चिपक कर क्यों चल रही है। पर वो चुपचाप मेट्रो स्टेशन तक उसके साथ चलती रही और पूरी तरह सुरक्षित महसूस किया। हाँ। ये रणनीति उनकी यात्रा के शिखर को दिखाती है। मेट्रो में वो एक निष्क्रिय पीड़ित थी, ई रिक्शा में वो एक प्रतिक्रिया करने वाली इंसान बनी, और इस भीड़ में वो एक प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजिस्ट बन गई जिसने सिचुएशन को अपने कंट्रोल में ले लिया। उन्होंने न किसी से लड़ाई की, न शोर मचाया, बस खामोशी से अपने आसपास के माहौल को अपनी सुरक्षा के लिए इस्तेमाल कर लिया। ये सिचुएशनल अवेयरनेस का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो आज हमने इन अनुभवों के जरिए एक पूरी यात्रा देखी, एक चौंकाने वाले वाक़े से पैदा हुए सदमे से लेकर तुरंत कार्रवाई करने के महत्व को समझने तक, और आखिर में अपनी सुरक्षा के लिए
आसपास के माहौल का इतनी चतुराई से इस्तेमाल करने तक। इन सभी कहानियों में जो एक बात साफ नजर आती है वो ये है कि सार्वजनिक जगहों पर सुरक्षा सिर्फ नियमों या पुलिस पर निर्भर नहीं करती। नहीं, ये हर पल की सतर्कता और अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करने पर भी टिकी है। ये अनुभव सिर्फ बुरी घटनाओं की एक लिस्ट नहीं है। नहीं, बल्कि ये सीखने और हालात के मुताबिक खुद को ढालने की एक प्रक्रिया को दिखाते हैं। मेट्रो की घटना में जो निष्क्रियता थी वो ई-रिक्शा के अनुभव के बाद सक्रियता में बदल गई। और भीड़ वाले किस्से में वो एक बहुत ही क्रिएटिव और रणनीतिक सोच में तब्दील हो गई। बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। हमारी रोजमर्रा की सुरक्षा आधिकारिक उपायों जैसे पुलिस हेल्पलाइन या कानून के अलावा कितनी ज्यादा इन अदृश्य व्यक्तिगत रणनीतियों पर निर्भर करती है। ये वो रणनीतियां हैं जो कहीं लिखी नहीं है, किसी ने सिखाई नहीं है। ये वो सर्वाइवल स्किल्स हैं जो लोग अपने अनुभवों से खुद सीखते हैं। और शायद हमारी असली सुरक्षा इन्हीं अनकही अनलिखी रणनीतियों और अजनबियों के बारे में पल भर में लिए गए फैसलों में छिपी है।